जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों हम लोग मिसलेनियस का पार्ट 7 करने वाले हैं। आई होप इससे पहले जो 6 पार्ट आए हैं आपने वो पार्ट देखे होंगे। तो दोस्तों इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मानव शरीर में क्या छोटा बड़ा होता है या फिर मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आपके रेलवे होते हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और आपको पता है जो मिसलेनियस होता है सबसे ज़्यादा उसमें से पूछा जाता है, यानी जो आपका विविध होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला बोला गया है दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी जो मानव शरीर में वो फीमर की होती है। फीमर यानी जो हमारी जांग की हड्डी होती है या फिर जो थाई बोन होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे पूरे शरीर में। दूसरा है दोस्तों सबसे छोटी हड्डी। जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। आपको याद रखना है कि कहाँ पे पाई जाती है, वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और वहीं पे दोस्तों अगर सबसे मजबूत हड्डी या फिर जब सबसे मजबूत मसल की बात की जाए तो वो हमारे जबड़े की मसल होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। वहीं पे अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो जो यकृत होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बॉडी में। तो आपको ये भी याद रखना है। और वहीं पे अगर हम लोग ये बोलें कि सबसे छोटी ग्रंथि की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और सबसे छोटी में भी सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि होती है। आपको ये भी विशेष रूप से याद रखना है। अगर वहीं पे मिश्रित ग्रंथि की बात कर ली जाए तो जो आपका अग्नाशय होता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं, वो मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों अगला कि सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि की अगर बात की जाए तो ये हो जाती है थायराइड ग्लैंड। दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाती है न्यूरॉन। क्योंकि आपको पता है जो हमारा तंत्रिका तंत्र में जो हमारी तंत्रिका सेल्स पाई जाती हैं वो सबसे बड़ी सेल होती है बॉडी की। सबसे बड़ी धमनी, अगर सबसे बड़ी धमनी की बात की जाए तो जो एब्डोमिनल जो अरोटा होती है वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी धमनी होती है। और आपको याद रखना है जो धमनी होता है इसमें शुद्ध ब्लड होता है और ये हृदय से शरीर के सारे भागों में ब्लड का संचार करती है। तो आपको याद होना चाहिए जो धमनी होती है वो हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाती है और वहीं पे जो शिरा होती है वो रक्त को शरीर के अन्य भागों से हृदय तक लेके आती है। और अगला क्वेश्चन भी ये पूछा गया है कि सबसे बड़ी शिरा जो हमारे बॉडी की है वो कौन सी है। तो आपको याद रखना है जो इंफीरियर वेना कावा होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी शिरा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे लंबी तंत्रिका। जो सबसे लंबी तंत्रिका होती है वो शियाटिक तंत्रिका होती है जो कि हमारे बॉडी में पाई जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपके कभी भी साइंस में 30 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 20 नंबर का सिर्फ मिसलेनियस पार्ट में से पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ी पेशी की बात की जाए तो जो सबसे बड़ी पेशी होती है वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो आपको ये भी याद रखना है। सबसे छोटी पेशी की बात की जाए स्पेडियस। तो आपको याद रखना है सबसे छोटी पेशी पेशी जो होती है वो स्टेपेडियस होती है। आप इसको जो सबसे छोटी हमारी बोन होती है स्टेपिस, उसके भी आप तरीके से याद कर सकते हैं क्योंकि दोनों में जो आगे का वर्ड है वो लगभग सेम है। सबसे बड़ा श्वेत अगर बोला जाए या फिर सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण बोला जाए तो वो होता है मोनोसाइट। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण जो होता है वो मोनोसाइट होता है। सबसे अधिक पुनर्भवन की क्षमता होती है, पुनर्भवन मतलब फिर से ठीक हो जाने की, वो हमारे यकृत की होती है। यानी यकृत की जो कोशिका होती है उनकी सबसे ज्यादा बॉडी में हमारी क्षमता होती है कि वे फिर से अपना निर्माण कर सकती हैं। इसलिए आपने सुना होगा जो यकृत डैमेज हो जाता है तो उसको वापस डॉक्टर बोलते हैं कि ये रिकवर हो जाएगा। और सबसे कम अगर हम लोग बोले कि किसी चीज की वापस वैसे होने की क्षमता है तो वो मस्तिष्क कोशिकाओं की होती है। मेनली मस्तिष्क कोशिकाओं में अगर बात की जाए तो जो तंत्रिका तंत्र होती है या फिर जो न्यूरॉन सेल होती है उनकी सबसे कम रिकवर होने की क्षमता होती है। और दोस्तों इसलिए आपको पता होगा जो पोलियो के मरीज होते हैं उनका रिकवर होना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि जो पोलियो का जो वायरस है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे ब्रेन की जो सेल है उन पे अटैक करते हैं। और दोस्तों वहीं पे अगर सेम बात की जाए जो टिटनेस होता है वो भी हमारे जो कोशिका की जो तंत्रिका तंत्र होता है उस पर इफेक्ट करता है। अगर सबसे बड़े अंग की अगर हम लोग बात करें तो हमारे सबसे बड़ा अंग हमारे बॉडी का जो होता है वो स्किन होती है, यानी त्वचा होती है। ये आप नॉर्मल से आप भी इसको कॉमन सेंस बेस पे लगा सकते हैं। सबसे व्यस्त अंग की बात की जाए जैसे कि मैंने पहले भी बताया वो हृदय होता है। सबसे पतली त्वचा की बात की जाए तो आपको ये भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है जो संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन, तो आपको पता है कि जो संपूर्ण शरीर में अगर रक्त के आयतन की बात की जाए तो वो 5 से लेके 6 लीटर होता है। तो आपको ये भी याद रखना है।
और सामान्य अगर रक्तचाप, यहाँ पे रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर की बात हो रही है दोस्तों, यानी बीपी की बात हो रही है। तो जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 120 से लेके 80 होता है। आपको याद रखना है जो सिस्टोल होता है वो ऊपर वाला होता है, और दोस्तों जो डायस्टोल होता है वो नीचे वाला होता है, मतलब 80 होता है। इनके बीच में अगर किसी का बीपी आता है तो उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। लाल रक्त कणों की संख्या की बात की जाए तो पुरुषों में इसकी संख्या 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, पर वहीं पर महिलाओं में 4.5 से लेकर 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। तो याद रखना है। लाल रक्त कणों का अगर जीवन काल पूछा जाए तो आपको याद रखना है जो लाल रक्त कणिकाएं होती है या फिर लाल रक्त जो कण होते हैं उनका जीवन काल 120 दिन का होता है। वहीं पे अगर श्वेत रक्त कणों का अगर हम लोग काउंट की बात की जाए या फिर संख्या की बात की जाए 5000 से लेकर 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। और वहीं पे अगर श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल की बात की जाए, यानी हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स के जीवन काल की बात करें तो वो 2 से लेकर 5 दिन होती है। आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन पुरुष और महिला में दोनों में अलग अलग होता है। पुरुषों में इसकी जो रेंज होती है वो 14 टू 16 ग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, और वहीं पर महिलाओं में बात की जाए तो 12 टू 14 ग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो आपको याद रखना है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्लड के बारे में क्वेश्चन है वो है रक्त सर्वदाता समूह। तो आपको पता है जो रक्त सर्वदाता समूह होता है वो ओ होता है। ओ किसी भी ब्लड वाले को अपना ब्लड दे सकता है, जैसे कि अगर ए वाले को ब्लड चाहिए तो ओ वाला ब्लड दे सकता है। वहीं पे अगर सर्वग्राही रक्त समूह की बात की जाए तो जो ए बी होता है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। वो ए बी और ओ ब्लड वाले जो समूह वाले होते हैं उनसे ब्लड ले सकता है। और दोस्तों आगे जाके मैं थोड़ी देर में ही जब ये वीडियो खत्म होगी तो उसके एंड में मैं आपको कुछ एक टेबल दूंगा जिसमें आपको ब्लड के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। समान शरीर तापक्रम, तो आपको पता है जो समान शरीर तापक्रम होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर फ़ारेनहाइट में हम लोग बताएं तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। या फिर दोस्तों आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होती है उसका इंटू आपको 1.8 से करना होगा, और उसमें आपको 32 प्लस करना होगा। तो इससे आप फ़ारेनहाइट को या फिर डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको दोस्तों 273 प्लस करना होगा, यानी आपकी जो भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है उसमें आपको 273 प्लस करना होगा। अगला दोस्तों दिया गया है कि श्वसन दर, तो जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है वो प्रति मिनट 16 से लेके 20 बार सांस लेता है। बच्चों में ये ज़्यादा होती है और बूढ़ों में ये कुछ कम सी होती है। मस्तिष्क का भार की बात की जाए तो 1400 ग्राम होता है। यदि हम लोग कैनियल तंत्रिका की संख्याओं की बात करें तो 11 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या की बात की जाए तो वो 31 जोड़ी होती है। स्पाइनल जो आपकी जो रीढ़ की हड्डियां हम लोग मेनली बोलते हैं उनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। आपको याद रखना है। समान हृदय दर की बात की जाए तो आपको भी पता होगा जो 72 से लेकर 75 प्रति मिनट होता है। अगर दोस्तों नॉर्मली आप गिनेंगे तो हो सकता है कि आपके जो हृदय की दर है वो कम या ज़्यादा हो, क्योंकि ऐसा होता है कि हर मनुष्य की एक जैसी नहीं होती। और यहाँ पे जो आपको बताया जाता है वो एवरेज बताया जाता है, यानी ये कई सारे लोगों पे ये टेस्ट किया गया और उनके बाद उनका जो एवरेज निकाला गया वो यहाँ पे बताया जाता है। अगर सामान्य नाड़ी दर की बात की जाए तो दोस्तों वो होती है 72 प्रति मिनट, ये भी एक एवरेज होता है। वहीं पे अगर हम लोग यानी गैस्ट्रिक जूस की बात की जाए तो उसमें मेनली HCl पाया जाता है। तो जो HCl जो गैस्ट्रिक जूस जो हमारे जठर रस होता है उसका पीएच वैल्यू होती है 1.4, और जो मूत्र का पीएच होता है दोस्तों वो होता है 6.0। मेनली ये 6 पॉइंट से लेके 7.7 तक होता है। तो अगर आपको रेंज पूछी जाए तो आप इतना बताएंगे, अगर एवरेज पूछा जाए तो आपको 6 बताना है। रक्त के पीएच की बात की जाए तो 7.4 होता है, और आपको याद रखना है ये बेसिक नेचर का होता है जो हमारा ब्लड होता है। 7 के ऊपर जितने भी होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, और 7 के नीचे जितने होंगे वो एसिडिक होंगे। अगर वहीं पे हम लोग पैनक्रियाटिक जूस की अगर बात की जाए तो उसका जो पीएच होता है वो 8.5 होता है, हाईली बेसिक नेचर का होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। शरीर में कुल अस्थियों की बात की जाए तो दोस्तों वो होती है 206। अगर नवजात शिशु में बात की जाए तो वो 300 के लगभग होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगर पेशियों की बात की जाए कि शरीर में कुल पेशियां कितनी होती है, आपको याद रखना है 639, यानी 639। तो ये भी याद रखना है। और दोस्तों शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा कितना होता है, तो वो होता है 65%। तो आपको ये भी याद रखना है 65% होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक तालिका बताऊंगा। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार की तालिका है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं जिससे आपको समझ में आ जाए।
तो दोस्तों यहाँ पे रुधिर वर्ग दिया गया है, यहाँ पे एंटीजन दिए गए, एंटीबॉडीज दिए गए, स्वीकार दिया गया है और दे दिया गया है, मतलब किससे ले सकता है और किसको दे सकता है। तो यहाँ पे अगर ब्लड ग्रुप ए की बात की जाए तो इसमें जो एंटीजन पाया जाता है वो ए पाया जाएगा, लेकिन जो एंटीबॉडीज पाई जाएगी या फिर एंटीबॉडी पाई जाएगी वो बी पाई जाएगी। तो आपको ये भी याद रखना है। और जो ए ग्रुप के जो ब्लड वाले होते हैं वो सिर्फ ए और ओ से ब्लड ले सकते हैं, परंतु अगर देने की बात आए तो ये ए और ए बी को दे सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर बी वाले की बात की जाए, यानी रुधिर वर्ग जिनका बी है, यानी ब्लड ग्रुप जिनका बी है, उनमें जो एंटीजन पाया जाएगा वो बी पाया जाएगा, बट उनमें जो एंटीबॉडीज पाई जाएंगी वो ए पाई जाएगी। और अगर ब्लड लेने की बात की जाए तो वो बी और ओ से ही ले सकते हैं, परंतु अगर देने की बात की जाए तो बी और ए बी दोनों ब्लड ग्रुपों को दे सकते हैं। वहीं पे अगर ब्लड ग्रुप ए बी की बात की जाए, यानी रुधिर वर्ग ए बी की बात की जाए, तो इनमें जो एंटीजन पाया जाता है वो ए बी पाया जाता है, परंतु इनमें जो एंटीबॉडी रहती है वो अनुपस्थित रहती है। इसलिए ये लगभग सारे ही जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं सबसे ब्लड ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्वीकार कर सकते हैं, ए से कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं, ए बी से कर सकते हैं और ओ से कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सबसे कर सकते हैं, यानी सबसे कर सकते हैं। परंतु अगर देने की बात आए तो ये सिर्फ ए बी को दे सकते हैं। इसका मेन कारण ये है क्योंकि इनमें जो एंटीबॉडीज होती है वो अनुपस्थित होती है। और दोस्तों वहीं पे अगर हम लोग रुधिर वर्ग ओ की बात करें, यानी ब्लड ग्रुप ओ वालों की, तो इनमें जो एंटीजन होता है वो अनुपस्थित होता है। और यही मेन रीजन है, इनमें एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं और कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। बट इनमें जो एंटीबॉडीज होती है वो ए बी दोनों पाई जाती है, इसलिए ये किसी और का ब्लड नहीं ले सकते सिवाय ओ से। तो यहाँ पे लिखा है स्वीकार कर सकते हैं सिर्फ ओ का, और डोनेट करने की बात आए तो ए बी और ओ ये सबको कर सकते हैं। इसलिए जो ओ ग्रुप होते हैं इसको सर्वदाता बोला जाता है, और वहीं पे ए बी जो ग्रुप वाले होते हैं उनको हम लोग सर्वग्राही बोलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।